Hi, I am Dr. Subhasis Rai, Assistant Professor of Chemistry from KSS College Lakhisarai, मुंगेर यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई एटम और एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो पीरियोडिकली वेरी करता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम कोई पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ का जो वैल्यू होता है वो चेंज करता है, यानी कि बढ़ता है या घटता है। और कोई भी ग्रुप में हम लोग जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इस वैल्यू का भी चेंज होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट्सेट्रा। तो इस वीडियो में मैं एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एटॉमिक साइज, ये सुन के ये लग रहा है कि ये साइज ऑफ एन एटम, यानी कि एटम को हम लोग एक हार्ड स्फीयर के रूप से इमेजिन करेंगे। तो एटम के जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के सेंटर से एटम का जो आउटर मोस्ट सेल जहाँ इलेक्ट्रॉन है उतना दूर तक जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम कहेंगे उस एटम का एटॉमिक साइज, और इसको हम एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि एटॉमिक साइज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। डायरेक्टली क्या हम लोग ये एटॉमिक साइज को डिटरमाइन कर पाएंगे या नहीं। तो डायरेक्टली हम ये एटॉमिक साइज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एटम को आइसोलेट करना, यानी कि आइसोलेटेड स्टेट में एटम को नहीं पाया जाता है, आइसोलेट करना मुश्किल होता है। और कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होता है। तो कुछ तरीका है जैसे कि हम लोग एटम का साइज इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर पाएंगे, यानी कि एटम जब कुछ बॉन्डेड स्टेट में रहेगा तब हम उस एटम से, उस बॉन्डेड स्टेट से एटम का एटॉमिक साइज निकल सकते हैं। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में एटम का एटॉमिक साइज अलग अलग हो जाता है कोई एक एटम का। तो कुछ तरीका है ये एटॉमिक साइज निकालने का। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है, जब कोई एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड रहेगा तो तब हम उस एटम का एटॉमिक साइज निकाल सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई। जब कोई एटम मेटालिक लैटिस बनाएगा तो उसमें से भी हम उस एटम का रेडियस निकाल सकते हैं, यानी कि साइज निकाल सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे मेटालिक रेडियस। और एक तरीका है जो है वेन डर वाल्स रेडियस। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ कोवेलेंट रेडियस में। तो कोवेलेंट रेडियस मतलब ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये जो कोवेलेंट रेडियस होता है ये होता है हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि दो सिमिलर एटम जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि ये पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे दो एटम है, दो सिमिलर एटम है और ये दो एटम ओवरलैप करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ये दोनों का न्यूक्लियस है, ये पिंक कलर डॉट जो दिया हुआ है ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
उसको हम कहेंगे एक एटम का एटॉमिक साइज। अगर ये हेटेरोएटॉमिक होगा, हेटेरो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो उसके लिए भी हम निकल सकते हैं एक एक एटम का एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। जैसे कि ये जो होमोडाइन्यूक्लियर था, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक था, तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो उसका आधा यानी कि हाफ मतलब 0.37 एंगस्ट्रॉम है हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज। अभी कोई जब हाइड्रोजन कोई दूसरा एटम के साथ जोड़ के एक न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा, जैसे HCl, उसमें एक हाइड्रोजन है, एक Cl यानी कि क्लोरीन है, तो उसमें से हम लोग जैसे अभी हाइड्रोजन का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, अभी हम लोग ये वैल्यू को यूज करके हम लोग क्लोरीन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्लोरीन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हेटेरो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे RAV इक्वल्स टू RA प्लस RB, यानी कि RA मतलब रेडियस ऑफ A एटम और RB मतलब रेडियस ऑफ B एटम। तो अभी जैसे कोई एक एटम का अगर हम लोग जानते हैं उसका एटॉमिक साइज, जैसे इसमें RA में A अगर हाइड्रोजन होगा, B अगर Cl होगा, तो हाइड्रोजन का वैल्यू हम लोग पुट करके Cl का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस हम किसको कहेंगे? ये भी जब कोई एटम मेटालिक क्लस्टर बनाता है तब दो एडजेसेंट एटम के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका आधा यानी कि हाफ को हम कहेंगे मेटालिक रेडियस। तो ये मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में क्या अंतर है? यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हुआ है, लेकिन कोवेलेंट रेडियस जो था इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एटम के बीच में एक ओवरलैप हुआ है। तो ये इसमें से बहुत ये क्लियर हो जाता है कि मेटालिक रेडियस जो है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम, मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम 1.86 एंगस्ट्रॉम, लेकिन सोडियम का कोवेलेंट रेडियस जो है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और एक तरीका है एटॉमिक साइज निकालने का, वो है वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स रेडियस हम कैसे निकालेंगे? वैन डर वाल्स रेडियस निकालने के लिए दो नेबरिंग एटम, जो एटम कोई मॉलिक्यूल का हिस्सा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक Cl2 मॉलिक्यूल है क्लोरीन, इधर भी एक Cl2 मॉलिक्यूल है क्लोरीन, तो ये नेबरिंग एटम, ये दोनों मॉलिक्यूल का ये एटम और ये एटम नेबरिंग एटम हो रहा है। तो ये दोनों एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा जो है हाफ, तो उसको हम कहेंगे वैन डर वाल्स रेडियस। तो इसमें नेचुरली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है वैन डर वाल्स रेडियस में, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट था और कोवेलेंट जो रेडियस था उसमें ओवरलैप हो रहा था, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो वैन डर वाल्स रेडियस जो होता है वो नेचुरली ये कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस से थोड़ा बड़ा साइज का होता है। यानी कि इसका सीक्वेंस हम देखेंगे तो वैन डर वाल्स रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस व्हिच इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो अभी हम लोग ये एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक वेरिएशन क्या होता है, यानी कि कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और
कोई ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसका क्या वेरिएशन होगा, ये हम चर्चा करेंगे। तो जैसे पहले हम लेफ्ट टू राइट कोई पीरियड में क्या होता है वो हम बताते हैं। जैसे ये लिथियम है ग्रुप 1 का एलिमेंट, ये बेरिलियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये है 13, 14, 15, ये सब ऐसे है। तो धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं कोई पीरियोडिक टेबल में, कोई पीरियड में, तो साइज धीरे धीरे घट जाता है, डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज। क्यों? कारण है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे कोई पीरियड में तब इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही सेल में ऐड होता है। यानी कि हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s1। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है 2 नंबर सेल में। और बेरिलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2, यानी कि इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, फाइनल इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है 2 नंबर सेल में। वैसे करके बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो सब में इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 2 नंबर सेल में ही आएगा, यानी कि नया सेल का कोई एडिशन नहीं हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे हो रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, बेरिलियम में 4 हो गया, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, ऐसे बढ़ रहा है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और कोई नया सेल का एडिशन नहीं होगा तो उस न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाला जो सेल है उसको ज्यादा करके अट्रैक्ट करेगा, यानी कि साइज श्रिंक्स हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे साइज घट जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे धीरे धीरे साइज घट जाएगा। और यहाँ पे ग्राफिकली भी दिखाया गया है कि एटॉमिक रेडियस ये y एक्सिस में है और x एक्सिस में है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे वही एटम है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन। तो लिथियम में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो था बेरिलियम में घट गया, फिर बोरॉन में और घट गया, धीरे धीरे घट रहा है। ग्राफिकली हम लोग ये देख सकते हैं। और कोई भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा एटॉमिक साइज। जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऊपर से नीचे जाने में भी साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1s2 2s1, यानी कि एक नया सेल का एडिशन यहाँ पे हुआ है। फिर जब हम सोडियम में जाएंगे तो सोडियम में एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि 2 के बाद और एक सेल का एडिशन हो गया। तो वैसे ऐसे करके पोटेशियम में जाएंगे तो और एक सेल यानी कि 4s का एडिशन होगा, 4 का एडिशन होगा। तो एक एक सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक कारण है एटॉमिक साइज बढ़ने का। और ये सवाल आएगा अभी कि इसमें भी एटॉमिक साइज जो है, इसमें एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज जो है ये भी बढ़ रहा है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ क्या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो थोड़ा एटॉमिक साइज जो है उसको घटाने का कोशिश करेगा न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन क्या होता है, ये जो नया सेल का एडिशन जो हो रहा है इसमें से जैसे साइज जितना बढ़ता है वो ज़्यादा, उसका वेटेज ज़्यादा होता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज से
एक एक सेल का एडिशन होने का वेटेज ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे साइज एक ग्रुप में ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। यहाँ पे एक ग्राफिकली भी वो हम लोग दिखाए हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस ये है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे